राधे राधे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण कथन जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। विशेष रूप से ये क्लास टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए है। इसके अलावा यूजीसी नेट एवं हिंदी साहित्य की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। चलिए, तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास जायसी और पद्मावत पर आधारित है। महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है, ऐसे कथनों का संकलन लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आपको यदि इन कथनों के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट करते चलें, नहीं तो कहीं नोट कर लें। वैसे इसकी पीडीएफ भी हम प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। पहला कथन है, प्रेम गाथाओं में इसका पहला स्थान है। प्रेम गाथाओं में इसका पहला स्थान है किसका? अब एक प्रश्न तो ये भी आता है कि प्रेम गाथाओं में पहला स्थान किसका है, तो यहाँ पर पद्मावत लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है हम पद्मावत न लिखते ये, तो आप प्रेम गाथाओं में पहला स्थान ये पद्मावत, तो आप पद्मावत बताते। 4 ग्रंथ दे दिए और पूछ लिया जाए कि प्रेम गाथाओं में इसका पहला स्थान है, तो आप किसका बताएंगे? पद्मावत का। अब यदि कहा जाए कि प्रेम गाथाओं में पद्मावत का पहला स्थान है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू गुलाब राय। क्या होगा? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने ये कहा है कि प्रेम गाथाओं में पद्मावत का पहला स्थान है। और यदि पूछा जाए कि प्रबंध काव्यों में पद्मावत का कौन सा स्थान है, तो प्रबंध काव्यों में पद्मावत का दूसरा स्थान है। बाबू गुलाब राय ने ही प्रबंध काव्यों में पद्मावत का दूसरा स्थान बताया है और उन्होंने लिखा है कि प्रेम गाथाओं में इसका पहला स्थान है, परंतु प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान है। तो प्रबंध काव्यों में पहला स्थान किसका हो गया? रामचरितमानस का। और प्रेम गाथाओं में पहला स्थान किसका हो गया? पद्मावत का। ठीक है, तो ये बहुत शानदार कथन पहला बाबू गुलाब राय का। दूसरा कथन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जायसी का ज्ञान क्षेत्र अधिक विस्तृत था। यह कथन किसका है? तो जायसी का ज्ञान क्षेत्र अधिक विस्तृत था। कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है। तो ये जो जायसी का ज्ञान क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत था, ऐसा किसने माना है? तो इस कथन के कथनकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जायसी का ज्ञान क्षेत्र अधिक विस्तृत था। इन पर इस्लाम की संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म की संस्कृति का भी प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा था। ये कबीर की भांति केवल सत्संगी जीव नहीं थे, अपितु गंभीर रूप से शास्त्रीय ज्ञान से पूर्ण मनुष्य थे। ठीक है, तो ये जायसी के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये कहा है। बहुत बड़ा कथन हमने पूरा सुना दिया है, चाहें तो आप उसे लिख लें, बाकी आपको छोटा सा कथन स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखते हैं तीसरा। अगला कथन है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। बहुत आता है ये, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल जी का है ये कथन। ठीक है, जायसी का विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, शुक्ल जी ने कहा है। और कौन से ग्रंथ में कहा है? तो त्रिवेणी में। ठीक है, अगला, विप्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। चौथा कथन है, विप्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। बहुत अच्छा कथन। विप्रलंब का मतलब होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो पद्मावत में विप्रलंब श्रृंगार प्रधान है। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा कथन भी आए तो आप
समझ लेंगे पूरा कथन, आपको कुछ इससे आगे का भी सुनाई दे रहे हैं। विप्रलंब श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। विरहजन्य कृष्णता के वर्णन में भी जायसी ने कवि प्रथानुसार पूरी अत्युक्ति की है, पर इस अत्युक्ति में भी गंभीरता बनी हुई है, वह खेलवाड़ या मजाक नहीं होने पाई है। यह कथन शुक्ल जी ने त्रिवेणी ग्रंथ में जायसी के संबंध में कहा है। अगला 5वां कथन, बहुत महत्वपूर्ण कथनों की श्रृंखला है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथनों का संकलन है। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीत लेने वाला। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है। यह विजय वैयक्तिक है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मानव जाति का है। यह कथन किसका है? तो ये 5वां कथन है बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने कहा है कि जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है। ठीक है, यह व्यक्ति का नहीं, पूरी मानव जाति का है। चलिए 5वां प्रश्न, 5वां कथन बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर हो गया। भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी। किसे? भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी। तो ये कथन है जायसी के बारे में। शिव, इधर आओ। जायसी के बारे में ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल एवं प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी। तो भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल और प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उन्होंने कहा है, लिखा है कि भगवान ने इन्हें रूप देने में तो कंजूसी की थी, लेकिन निर्मल एवं प्रेम परायण हृदय देने में उदारता की थी। ठीक है, चलिए 6ठा हो गया। अब देखते हैं 7वां कथन। 7वां कथन है जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत। क्या है? जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। ठीक है, किनका कथन है? बच्चन सिंह का है। चलिए, बहुत अच्छा कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला देखते हैं 8वां। जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधि में लिखे हैं। जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधि में लिखे हैं। यह कथन किसका है? जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधि में लिखे हैं। पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद दोहा है और रामचरितमानस में 8 अर्धालियों के बाद दोहा। पद्मावत की भाषा बोलचाल की पूर्वी अवधि है, रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि और वह अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक है। ये पूरा कथन है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये बाबू गुलाब राय का कथन है। अब ये पूछा जाता है पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा है? तो 7। रामचरितमानस में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। ठीक है, पद्मावत की भाषा कैसी है? बोलचाल की पूर्वी अवधि। और रामचरितमानस की कैसी है? पश्चिमी अवधि। पद्मावत की पूर्वी अवधि है, रामचरितमानस की पश्चिमी अवधि है। ठीक है, और ये ठेठ अवधि है। कैसी अवधि है? ठेठ अवधि। और ये रामचरितमानस की अवधि कैसी है? साहित्यिक अवधि है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और दोनों को साथ साथ पढ़िए, पद्मावत और रामचरितमानस। ठीक है, चलिए अगला है प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम भी लोभ ही है,
पर विशेषोन्मुख। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रेम भी लोभ ही है पर विशेषोन्मुख। वह मन और मन के बीच का लोभ है, हृदय और हृदय के बीच का लोभ है। मन से मन का लोभ, हृदय से हृदय का लोभ। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखता है। जायसी के संबंध में त्रिवेणी ग्रंथ में यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अब देखो 10वां, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है बल्कि समूची हिंदी परंपरा का एक दुर्लभ ग्रंथ है। तो ये कथन किसका है? यह कथन है बच्चन सिंह का। जायसी, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, केवल जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है पद्मावत, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का, ठीक है, एक दुर्लभ ग्रंथ है। कौन सा? पद्मावत। यह कथन है बच्चन सिंह का। काय के संबंध में है? पद्मावत के संबंध में, ठीक है। यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसकी PDF पाने के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आज की क्लास में इतना ही। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके अवश्य बताइए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए फिर मिलेंगे ऐसी ही शानदार क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।